नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरएस परी 2016 के क्वेश्चनों पेपर पर, जिसमें हम समझेंगे कि आरपीएससी का पैटर्न क्या होता है, आरपीएससी किस आधार पर क्वेश्चन को डिजाइन करता है। इसी के साथ साथ हम 2016 क्वेश्चन, 2013 के क्वेश्चनों पर हमने विचार कर लिए हैं। आगे के सभी 2023 तक के आरएस के सभी क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आरपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। और इसके साथ साथ हम बाकी पोर्शन पर भी विचार कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि आज कोई क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो उससे पैरेलल जो भी अनदर क्वेश्चन होंगे जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार, इमरजेंसी का समय 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित की गई थी। उसी के दौरान क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब मूल कर्तव्यों को किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार सवर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और इसको संविधान में स्थान दिया गया। और कौन से भाग के अकॉर्डिंग? भाग 4A, भाग 4A के अकॉर्डिंग इसे जोड़ा गया। और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 51A। आपको पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 यानी 35 तक के हमारे मूल अधिकार है, जो भाग 3 में है। मूल अधिकार के बाद भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, जो भाग 4 में है। उसके बाद भाग 4A जोड़ा गया है और 51A जोड़ा गया है, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक क्या है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जिसमें 51 क्या है? 51 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि से संबंधित, यानी अंतरराष्ट्रीय संधि शांति समझौते से संबंधित जो आर्टिकल है वो 51 है। इसके जस्ट बाद में 51A जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और किसकी अनुशंसा पर? सरदार सवर्ण सिंह की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया 1976 में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1976। आपको इसमें एक बात और रखनी है कि मूल संविधान कब लागू हुआ था? मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम संविधान दिवस बनाते हैं। संविधान दिवस बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में, मेरा कहने का उद्देश्य है कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में। इस समय इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य के बाद में अगर हम बात करें 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के बाद में 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब 11वें मूल कर्तव्य में क्या है? 11वें मूल कर्तव्य में बताया गया है कि 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख कौन करेगा? उसके माता पिता करेंगे या फिर संरक्षक करेंगे। जो भी उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। और 86वें संविधान संशोधन से और क्या परिवर्तन किया गया था? इसके माध्यम से 21A जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा। यह हमारा क्या होगा? मूल अधिकार होगा, जिसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसी की पैरेलली हम बात करें 86वें संविधान संशोधन से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, उसमें क्या जोड़ा गया है? उसमें आर्टिकल 45 की भाषा को चेंज किया गया है। अनुच्छेद 45 की भाषा में पहले क्या था? जिसमें था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। लेकिन अब इसे क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया है। लेकिन इसकी भाषा में लिख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, उनकी बाल्यावस्था का ध्यान कौन रखेगा? उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं
प्रारंभिक बाल्यावस्था की ध्यान, यानी अगर हम बात करें पोलियो पिलाना, पोलियो की बूंद पिलानी है, टीकाकरण करना है, इसके अकॉर्डिंग इंद्रधनुष मिशन चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें मिड डे मील की बात करें, या फिर हम बात करें आंगनवाड़ी जैसे केंद्रों की, ये किसके आधार पर चलाए जा रहे हैं? आर्टिकल 45 के आधार पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में राज्य को डायरेक्शन दी गई है कि आपको ये कार्य करने पड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग वो ये कार्य कर रहा है। तो ये कौन से 86वें संविधान संशोधन से इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, हमारा मूल कर्तव्य के साथ साथ कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इससे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा विधान परिषद, क्योंकि हम आर्टिकल 168 में देखते हैं जहां पर विधानमंडल के गठन की बात की गई है। विधानमंडल की बात की गई, जिसमें विधानमंडल में क्या होगा? विधान परिषद होगी, विधानसभा होगा और राज्यपाल होगा। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होगी। ये तीन बात बताई गई है आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग। इसमें बात की गई विधान परिषद। आर्टिकल 169 में हम देखेंगे कि संसद को यह अधिकार है कि वो विधान परिषद का हटा सकती है, विधान परिषद को इंट्रोड्यूस कर सकती है। यानी विधानसभा में क्या होता है कि विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। लेकिन भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है? ओनली विधान परिषद है, बाकी के पास नहीं है। जहां पर विधानसभा और विधान परिषद होगी उसे विधानमंडल कहा जाएगा। अगर जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर ओनली विधान सभा शब्द का यूज किया जाएगा। ओके, तो 6 राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा होगी। इसमें पूछा गया है कि विधानसभा को विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, यानी कौन सा विधायी विधि बनाने वाला सदन है उसको समाप्त किया जा सकता है, तो वो विधान परिषद है। इसी के पैरेलल अगर हम बात करें आर्टिकल 79 में, इसमें कहा गया कि संसद 69 में और 170 में क्या है? विधानसभा की बात की गई है। ओके, अगर हम आर्टिकल 153 में राज्यपाल की बात की गई है। इसके बाद में हम देखें संसद भी किससे मिलकर बनती है? संसद राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनती है। 79 में कहा गया कि संसद के 3 अंग होंगे, जिसमें राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगा। और आर्टिकल 80 में किसकी बात की गई? आर्टिकल 80 में बात की गई राज्यसभा की। आर्टिकल 81 में किसकी संरचना की बात की गई? लोकसभा की। राज्यसभा में यह बात की गई कि राज्यसभा में कुल सदस्य, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है। अधिकतम का अर्थ है कि हम अधिकतम 250 से हो सकती है, 251 करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उससे नीचे अगर हम संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। अब वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। अगर हम 246 से लेकर 250 तक करें तो हमें संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, यानी इसके लिए इलेक्शन नहीं होगा। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से इसमें नियुक्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति है, उनके योगदान को लेने के लिए, उनके अनुभव को लेने के लिए हमने क्या किया है? 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया, क्योंकि वो चुनाव की होच पोच में भाग नहीं लेना चाहते, उनको डायरेक्ट एंट्री देने के लिए ऐसा किया गया है। वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें लोकसभा की संरचना की, लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 543। ओके, अगर इसमें हम बात करें 2 एंग्लो इंडियंस को, जिसे अब क्या है? हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियंस के लिए कोई स्थान रिजर्व नहीं है 104वें संविधान संशोधन से। ओके, यानी 80 ST के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है, यानी 80 वर्ष तक कर दिया गया है। लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए अब कोई आरक्षण नहीं होगा। पहले राष्ट्रपति को यह अधिकार होता था कि वो एंग्लो इंडियंस की अगर प्रतिनिधित्व कम है तो वो 2 सदस्यों को क्या कर सकता है? 2 सदस्यों को वहां पर मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। इसके बाद में बात करें, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, वर्तमान में 543 है। ओके, इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं
आपका विधानमंडल कंप्लीट होता है, संसद कंप्लीट होती है। संसद एक बात हो, राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति इनसे स्वतंत्र होगा। इसी तरह हम बात करें राज्यसभा के सभापति की, पीठासीन अधिकारी की, तो वो कौन होगा, वो उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उपसभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी तरह हम 65 में देखेंगे कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, बीमार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, हटा दिया जाता है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें महाभियोग भी बताया गया, महाभियोग से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किसमें होगी, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में होगी। इसमें बताया गया कि अगर महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है तो उसका कार्य कौन करेगा, उसका कार्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। निम्न में से एक कथन असत्य, इसमें असत्य कथन की बात करनी है। 2013 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो टफ था, लेकिन 2016 का क्या था, थोड़ा इजी था। लेकिन हम 2018 की बात करें, 2018 का फिर से हार्ड क्वेश्चन पेपर आया था। लेकिन इसमें कहा गया कि निम्न में से एक असत्य कथन बताइए, यानी हमें पता है 3 सत्य होंगे, एक असत्य होगा, तो हमें असत्य की पहचान करनी है। तो बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बंबई राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, ये बात सही है। 1960 में बंबई को महाराष्ट्र व गुजरात में विभाजित किया गया था। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया था। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया था, मैसूर राज्य का नाम क्या रखा गया था, कर्नाटक रखा गया था। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश पहले संघ राज्य सूची में शामिल था, उसके बाद में उसे राज्य बनाया गया है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया था, ये भी बात सही है। तो आपका गलत क्या होगा, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु नहीं था, कर्नाटक था। अगर हम राज्य की बात करें, राज्य के लिए अगर हम बात करें भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात करें, तो इसमें सबसे पहले एस के धर की समिति का गठन किया गया था। एस के धर की अध्यक्षता में धर समिति का गठन किया गया था। इसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ऐसा होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा का मतलब है कि भाषा के आधार पर मान लीजिए बहुत सारे राज्यों का विघटन कर दिया गया, नहीं। अगर हम प्रशासन की बात करें, उनके क्षेत्र की बात करें और आसपास के भौगोलिक क्षेत्र पर की बात करें, प्रशासनिक सुविधा की बात करें, अगर हम वहां के संसाधन की बात करें, उसके आधार पर हमें क्या है कि राज्य का विभाजन किया जा सकता है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लेकिन भाषा को अगर हम आधार बांधकर अगर राज्यों का बंटवारा करेंगे तो ये उचित नहीं है। इस नीति का विरोध किया गया। इसके बाद जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुट्टुस्वामी सीतारमन पुट्टास्वामी नाम से एक व्यक्ति थे। तीनों के नाम से एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर समिति का गठन नहीं किया, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में क्या हुआ, 1953 में पोटी श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति थे जो गांधीवादी नेता थे। उनके विरोध पर उनके अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के दौरान पहली बार मद्रास राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर। मद्रास राज्य का गठन किया गया 1953 में, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। इस विरोध के चलते, यानी एक बार राज्य बनाने के बाद अन्य राज्यों को भी मौका मिल गया, उन्होंने भी डिमांड की कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए। इसकी अध्यक्षता में आगे फजल अली आयोग गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया। आपको याद रखना है कि मद्रास राज्य का गठन की सिफारिश फजल अली आयोग ने नहीं की थी। क्यों नहीं की? कि फजल अली आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है? जब पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी तो सरकार पर दबाव आया था, तो सरकार ने मद्रास राज्य का निर्माण कर दिया। लेकिन अन्य राज्यों ने भी डिमांड की भी भाषा के आधार पर हमको भी क्या है कि अलग किया जाए। तो इसकी मांग को देखते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था कि जो हमें ABCD वर्ग में राज्य को बांटा गया था, उनको काटकर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। आपको याद रखना है 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे 7वें संविधान संशोधन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राज्य में निम्नांकित में से किस समूह पर पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996
परिवर्तनीय नहीं है। यानी वो कौन से राज्य है जहां पर पेशा अधिनियम लागू नहीं है? तो इसका राजस्थान में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है। तो आपका सही आंसर होगा असम, मेघालय और तमिलनाडु। असम, मेघालय और तमिलनाडु पर पेशा अधिनियम लागू नहीं है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन को हमें चिन्हित करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 1921 में लागू हुआ, ये बात सही है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम का गठन किया गया और 1921 में इसे लागू किया गया था, ये बात सत्य है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। मार्ले मिंटे को 1909 को जाना जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें केवल सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल के गठन किया गया था, जिसे सांप के डंक की उपमा दी गई है। किसको उपमा दी गई है? मार्ले मिंटे को, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का बीज बो दिया था 1909 में। ओके, तो आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट पर भी विचार कर लेते हैं। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये बात सही है कि मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो अगर हम बात करें मोंटेग्यू के कार्यकाल का, तो 1917 से लेकर 1922 तक मोंटेग्यू रहे थे और चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड वायसराय रहे थे। तो आपका ये सही हो जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ये भी बात सही है कि इसमें केंद्रीय विषयों को और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। तो आपका सही हो जाएगा कि यह अधिनियम मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नहीं, इसे मोर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है। मोर्ले मिंटे को 1909 का भारत शासन अधिनियम जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसका लोकसभा में केवल एक सीट है? यानी इसमें हमें बताना है कि कौन से राज्य है, कौन से संघ शासित प्रदेश है जिनको एक सीट प्राप्त है। तो आपका चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम होगा। चंडीगढ़ में एक है, सिक्किम और मिजोरम में भी एक एक सीटें हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से राज्य क्षेत्र में, कौन से संघ राज्य क्षेत्र में एक एक सीटें दी गई है लोकसभा में, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और कौन से लोकसभा को, यानी कौन से राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें दी गई है और राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई, अलग से आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं उपाधियों का अनंत। उपाधियों का अनंत हमारे यहाँ आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में है। शिक्षा का अधिकार 21A में है। हम बात करें कहां से पूछा गया? मूल अधिकार से पूछा गया है। तो अब मूल अधिकार कहां पर है? मूल अधिकार हमारे भाग 3 में। मूल अधिकार हमारे का है भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 में हमें राज्य की परिभाषा दी गई, जिसमें बताया गया है कि राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल, संघ की सरकार और संसद और स्थानीय प्राधिकरण, जैसे हम बात करें पंचायतों की, नगर पालिका की, और इसके बाद में अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ये जो भी संस्था है BSNL, ये इसमें शामिल होते हैं। 13 में हमें बताया गया कि प्रवर्त विधियां, यानी कौन सी विधि है जिनको संसद लागू नहीं कर सकती, यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो वो विधि क्या होगी? 0 हो जाएगी 13 के अकॉर्डिंग, 13(2) के अकॉर्डिंग। यानी इसमें कहा गया कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को संरक्षण यानी कम करती है। 13(2) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को जांच का अधिकार दिया गया है। इसमें हमें विधियां बताई गई कि कौन कौन सी विधियां होगी, जिसमें संसद द्वारा बनाई गई विधियां, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग जो अध्यादेश जारी किया जाता है, या फिर नियम, रीति रिवाज। रीति रिवाज में हम देखते हैं 3 तलाक जैसी कोई रीति रिवाज है, सती प्रथा जैसी कोई प्रथा है, अगर वो हमारे मूल अधिकार का वायलेशन करती है तो वो भी शून्य हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है 14 में हमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। 15 में हमें बताया गया कि भेदभाव का निषेध होगा। 16 में हमें बताया गया कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में क्या होगी? अवसर की समता होगी। 17 में हमें बताया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। और क्वेश्चन की डिमांड है कि 18 में क्या है? 18 में उपाधियों का अंत है। ये सभी के ये हमारी समता के अधिकार है। समता का अधिकार टाइटल में क्या है? आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके बाद में हम बात करते हैं 19 में क्या है? 19 में बोलने की आजादी दी गई है।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, तो इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमें संगम बनाने की स्वतंत्रता है, इसके बाद में हमें संघ बनाने की, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, हमें भारत में आबाद संचरण का आजादी दी गई है, भारत में कहीं पर भी निवास करने की आजादी दी गई है। इसके अलावा हमें कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की आजादी आर्टिकल 19 में दी गई है। 19 में हमें दिया गया है कि 19(2) से 19(6) तक कि किस किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर हमारे खराब किए जा रहे हैं तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लोक व्यवस्था हो गया, जनजातियों का कल्याण से संबंधित, ये हमारे क्या रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद में 20 में हमें बताया गया कि 2 सिद्धि से संरक्षण, यानी इसमें हमें बताया गया कि हमारा एक व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दी जाएगी, एक दंड के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान किसमें किए गए, आर्टिकल 20 में किए गए। सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद में 21, जिसमें हमें प्राण में दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें हमें निष्ठा का अधिकार भी है, रात को सोने का अधिकार भी है, किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार भी है, किसी व्यक्ति को अकेले कारावास में नहीं रखा जाएगा, हमें शुद्ध पर्यावरण का अधिकार दिया गया है। ये सभी हमारे गरिमा में जीवन के अकॉर्डिंग 21 में है। इसी में हमें 21A 86वें संविधान संशोधन से दिए गए, जिसमें शिक्षा का अधिकार इंक्लूड किया गया, जो आपका शामिल हो जाता है। इसके बाद में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 में हमें दिए गए गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी और उस व्यक्ति को अपने विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने की आजादी होगी और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा आर्टिकल 22 की अकॉर्डिंग। 23 और 24 में हमें क्या बताया गया है, शोषण से आजादी दी गई है, शोषण से मुक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति देश के अकॉर्डिंग मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार नहीं करवाया जाएगा, बच्चों से खान और खतरनाक उद्योगों में धंधा नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड 25, 26, 27 और 28, जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। 25 में हमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी होगी, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के आचरण कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पूजा अर्चना करता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कोई घंटी बजाता है, ये अलाउ होगा। 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, यानी कोई चंदा लेकर मंदिर मस्जिद बना रहा है तो अलाउ होगा, कोई संपत्ति खरीद रहा है धर्म के लिए तो अलाउ होगी। ओके, 27 में हमें बताया गया है कि कोई भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कर नहीं लगाएगा। 28 में जो भी संस्था जो राज्य से वित्त पोषित है, मान्यता प्राप्त है, वो क्या करेगी, धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। तो ये हमारा 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी हमें 26 में दी गई। 25 में हमसे ये पूछ सकता है कि इसमें हिंदू धर्म को बताया गया कि हिंदू धर्म में कौन इंक्लूड होता है, तो हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध और जैन भी हिंदू धर्म में इंक्लूड होते हैं। अगर हमें धर्म की आजादी दी गई है तो हमें कदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के आधार पर हमें क्या है कि रोका जा सकता है। ओके, इसके बाद में शिक्षा का अधिकार, हमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिए गए आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाने का अधिकार होगा। 30 में हमें बताया गया कि जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के आधार पर भाषा और धर्म को अल्पसंख्यक का आधार माना गया है। इसके आधार पर कोई अल्पसंख्यक है तो उसे क्या होगा, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। सबसे महत्वपूर्ण 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से स्पष्ट हो रहा है, उपचार, यानी अगर मूल अधिकारों को अगर खंडित किया जा रहा है, चोटिल किया जा रहा है, तो हमें उपचार कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो आपके सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल सभी मूल अधिकार कंप्लीट हो जाते हैं। शिक्षा का अधिकार 21A में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा 10 बार। यही क्वेश्चन आगे वीडियो के एग्जाम में 2020 में पूछा गया। उसमें पूछा गया था कि कितनी बार पंचायतों का गठन किया जा चुका है जून 2020 तक, तो क्या था 11 बार। अब 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 16 में क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार है 10 बार। तो हमारे यहाँ क्या था कि पंचायती राज का चुनाव 1960 से स्टार्ट हो गया था।
अगर हम बात करें स्टार्टिंग में 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत के गठन की उद्घोषणा की थी। ओके, कहां पर? नागौर जिले में की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद में हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केंद्रीय सूचना वर्ष के 5 वर्ष और पेस्ट 5 वर्ष या पेस्ट वर्ष, यानी अगर कोई व्यक्ति अधिकतम 5 साल तक रह सकता है। दूसरा पेस्ट वर्ष, यानी कोई व्यक्ति है अगर 63 की उम्र में अगर नियुक्त किया गया है और 2 साल में उसकी उम्र पेस्ट हो जाएगी तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। ये होता है 5 वर्ष या पेस्ट वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसके बाद में राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, या फिर भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि हम आर्टिकल 243 के देखते हैं, जहां पर हमें बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायतों से संबंधित चुनाव करवाएगा। अगर संविधान में कोई संस्था का नाम लिख दिया गया है तो वो कौन सी संस्था होगी? वो संवैधानिक संस्था होगी। इसी तरह हम अगर भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है? निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई, जो क्या करेगा? निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, चुनाव का निरीक्षण करेगा, देख रेख करेगा, ध्यान रखेगा। कौन करेगा? निर्वाचन आयुक्त करेगा। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पूरे भारत के लिए, अब भारत के लिए तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, संसद में, लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाएगा? 324 के अकॉर्डिंग चुनाव आयोग करवाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए चुनाव करवाता है और नगर पालिका नगर निगम के लिए चुनाव करवाता है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग बताया गया। तो ये कौन सी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। इसी तरह अगर पूछ ले कि वित्त आयोग, यानी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243I में किया गया है। 243I में क्या किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगर हम पंचायतों में आरक्षण की बात देखें तो 243D में पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों से संबंधित आपके सभी आर्टिकल याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण मैंने यहाँ बता दिए। एक बार आप रफली इनको दोबारा देख लेना और आपको पंचायत से संबंधित सभी जो भी आर्टिकल है 243 से ओ तक वो आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अगर हम बात करें आर्टिकल 315 की, अनुच्छेद 315 हमें कहता है कि संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी, हम बात करें पीसीएस की यानी स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो इसके गठन की बात की गई आर्टिकल 315 में। इसी तरह यूपीएससी पूरे भारत के लिए है, स्टेट अपने स्टेट के लिए। इसी तरह अगर दो राज्य अगर डिमांड करते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त पीसीएस का गठन कर दिया जाए तो उसको कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहां पर यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति, एसपीएससी के लिए राज्यपाल, लेकिन अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है? तो इसमें उत्तर होगा 4 बार इसका आंसर होगा। आगे है कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर लोक आयुक्त जो 2013 में अन्ना हजारे का मैटर हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार से संबंधित जो अधिकारी की बात की गई है उसे लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आया कि सर्वप्रथम किसने अनुशंसा की थी? अगर हम बात करें सर्वप्रथम तो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 में जो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसने सबसे पहले लोकायुक्त की डिमांड की थी, अनुशंसा की थी। तो लोकायुक्त क्या एक अधिकारी है जो जांच करता है भ्रष्टाचार से संबंधित कर्मचारियों की। तो इसकी डिमांड कब की गई थी? स्टार्टिंग में भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 में की गई थी। उसके बाद में था जिला दंडनायक यानी डीएम के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है? तो कानून व व्यवस्था बनाना, सही बात है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, सही बात है। विदेशियों के पारपत्रों यानी पासपोर्ट की जांच करना, सही बात है। भू रास्तों का एकत्रण करना, नहीं, एकत्रण करना इसके अकॉर्डिंग नहीं आता, तो आपका ABC सही हो जाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय के
ये बात सही है। यानी सभी राज्यों के विश्वविद्यालय है, उनके विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य की कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, नहीं, ये गलत है। सभी राज्य में निजी विश्वविद्यालय के नहीं होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय ये तो होते हैं राज्य में स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय के नहीं होते। तो आपका सही आंसर होगा सभी राज्य विश्वविद्यालय के। इस पे मैटर भी चला था कि राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे उन पर कार्यभार ज्यादा होता है और वो वर्क एफिशिएंसी नहीं आती, इसलिए इस पद को किसी और व्यक्ति के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, ना कि राज्यपाल के लिए। जिला आयोग समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 20 व 5 होते हैं। आपको याद, जिला आयोजन समिति जहां तक मुझे याद है 243 जड डी। आपको इसको कंफर्म कर लेना कि जड डी ही है क्या। इसमें जिला योजना आयोग समिति की बात की गई है, तो इसमें 20 व 5 सदस्य होंगे। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसमें क्या होगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया जाता है, क्योंकि 2005 में अधिनियम आया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा DS तिवाड़ी का राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। जहां तक मुझे याद है 52 से लेकर 58 तक इनका कार्यकाल था। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व, यानी कल्याण सिंह की नियुक्ति से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? यानी कार्यवाहक राज्यपाल थे, यानी जो टेम्परेरी थे वो कौन थे? तो इसमें आपका होगा राम नाइक आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? तो इसका सही आंसर होगा 160। आपको याद होना चाहिए कि परिसीमन आयोग होता क्या है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कहां पर करवाएं? डिलिमिटेशन आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग परिसीमन आयोग की बात की गई है कि परिसीमन आयोग होगा। परिसीमन आयोग में कौन अध्यक्ष होता है? जज होते हैं, सेवानिवृत्त जज होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? परिसीमन आयोग का कार्य होता है जैसे जनगणना होगी, जनगणना के बाद में प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करना और उस राज्य में समान अनुपात में सीटों को आवंटित करना। ओके, यानी अब जनसंख्या, अब अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है, तो इनके लिए क्या होगा? प्रतिनिधित्व करना। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें डिसाइड की जाती है। तो हमारे याद करना कि 1971 के अकॉर्डिंग इसके बाद में क्या कर दिया गया था कि सीटें कितनी थी? 1971 में 543 सीटें थी अगर हम बात करें लोकसभा की। तो इसके बाद में क्या है कि दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई जा रही थी, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। इसलिए अगर जनसंख्या के आधार पर हमने इस स्कीम को चालू रखा तो दक्षिण भारत को नुकसान होगा। दक्षिण भारत ने विरोध किया, तो इसके आधार पर 1971 में संविधान में संशोधन किया गया और लिखा गया कि 2000 तक सीटें कितनी रहेगी? 543 रहेगी। और 2000 में क्या संविधान संशोधन कर दिया गया? 2000 में संशोधन करके लिख दिया गया 2026 के बाद में जो भी जनगणना होगी उसके बाद तक क्या होगी? सीटें 543 रहेगी। अब 2026 के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा और वो लोकसभा में सीटों का निर्धारण करेगा। तो परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि सीटों का निर्धारण करना, किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें होगी, राज्य विधानसभा में किस राज्य को कितनी सीटें होंगी। ये काम कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करता है। और इसका गठन कौन करता है? इसका गठन आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद करती है, ना कि राज्य विधानसभा। आपको इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग में 1952 में, फिर 62 में, फिर 72 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था। उसके बाद में हम बात करें 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग बैठा था। लेकिन 2002 में क्या किया गया था? सीटों को नहीं बढ़ाया गया था। सीटें कितनी थी? 543 की 543 थी। लेकिन अगर हम बात करें एक राज्य की, अब राज्य में अगर ऐसा है, हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मान लीजिए लोकसभा में 25 सीटें हैं।
ये कब की बात है? ये 1971 की बात है। अगर हम आज की बात करें यानी 2000 की बात करें तो 2000 में जरूरी नहीं है कि जनसंख्या का अनुपात सेम ही हो, किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो जनसंख्या के आधार पर इनको पुनः व्यवस्थित करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसमें राज्य के भीतर सीटें कितनी रहेगी? 25 ही रहेगी। लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो वहां पे 2 सीटें हो जाएगी। इस क्षेत्र में कम जनसंख्या हो गई है, इसमें भी कम है, तो दोनों को मिलाकर 1 सीट कर दी जाएगी। ओके, इन पर हम विस्तार से अपने सिलेबस में, अपने कोर्स के दौरान विस्तार से पर चर्चा करेंगे कि परिसीमन आयोग होता क्या है, उसका कार्य क्या है। ओके, अभी मोटा मोटी रफली समझ लेते हैं। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका आपका आंसर होगा 4 बार, यानी 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935, अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करें तो ऑलमोस्ट प्रावधान हमने कहां से लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। इसके बाद में ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से, आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। यानी जो चीज सबसे अच्छी अच्छी चीजें हैं हमने उनको दूसरे संविधानों से ग्रहण किया है। तो इसमें पूछा गया कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था, ये बात सही है, प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, ये बात सही है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया, ये बात भी सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया, नहीं, अवशिष्ट विषय गवर्नर को दिए गए थे, गवर्नर जनरल को दिए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को नहीं दिए गए थे। अगर हम आज की बात करें तो आज अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संघ के पास है। 7वीं अनुसूची में हमें बताया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है उस पर संघ कानून बनाएगी, राज्य सूची में जो विषय है उन पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों में ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे का विरोधाभासी होती है, तो संघ का कानून प्रभावी रहेगा। ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। आर्टिकल 246 में विषय बताया गया है और आर्टिकल 245 में बताया गया क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्र पर लागू होगी। तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताई गई है। एक बार बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में है कार्यकाल, यानी कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जनरली होता है 5 वर्ष का, लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर कार्य करने में असक्षम है, वो त्याग पत्र दे दे किसे? उपराष्ट्रपति को, या फिर संविधान का उल्लंघन के आधार पर। संविधान के उल्लंघन को डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन से वो आधार होंगे जिनके आधार पर संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन उल्लंघन के आधार पर इसे हटाया जा सकता है महाभियोग से। यानी कार्यकाल कैसे कम किया जा सकता है? तो महाभियोग से। और महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर है, यानी कैसे कैसे हटाया जाएगा, वो है 61 में। इसमें बताया गया है कि प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। लाने से पहले 1/4 सदस्य का अनुमोदन होना चाहिए। यानी अगर लोकसभा की बात करें तो 543/1/4 इस प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो 245/1/4। उसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। इसके बाद में मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, लोकसभा ने विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से। अब विशेष बहुमत क्या होता है? पहली कंडीशन होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी 543 का बहुमत। दूसरा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, यह होता है विशेष बहुमत। प्रस्ताव पारित राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका क्या होगी? राज्यसभा यहाँ पे एक अर्धन्यायिक संस्था के रूप में कार्य करेगी। कैसे? ये राष्ट्रपति को अपना मत देने के लिए बुलाएगी, अपनी सफाई देने के लिए बुलाएगी। तो राष्ट्रपति खुद भी आ सकता है, अपने किसी प्राधिकारी को यानी वकील को भी भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए। तो यानी ये जांच बॉडी की तरह कार्य करेगी।
तो ये क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है, न्यायिक संस्था नहीं है ये। राज्यसभा एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करने लग जाती है, इसलिए इसे क्या कहा गया, अर्ध न्यायिक संस्था कहा गया कि जांच करेगी, राष्ट्रपति को बुलाएगी, उसका पक्ष सुनेगी, उसके बाद में अगर 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अर्ध न्यायिक संस्था हो गई। न्यायिक संस्था तो न्यायपालिका है जो पूर्ण न्याय की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राज्यसभा अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करेगी। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया आपका आंसर हो जाएगा। ओके, राष्ट्रपति पर हम विस्तार से एक बार चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के 2 राष्ट्रपति नहीं होंगे, एक राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो पटेल महोदय क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। ऐसी कंडीशन ना हो कि 2 प्रभावशाली व्यक्ति हो और उप राष्ट्रपति की तरह ही राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है कि 2 राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिए गए। हमने क्या कहा गया कि राष्ट्रपति एक होगा और राष्ट्रपति के नाम से ही सभी कार्य होंगे, जिससे कि प्रशासन में एक रूपता बनी रहे। अगर 2 राष्ट्रपति होंगे, कोई दोनों प्रभावशाली होंगे तो टकराव होंगे। इसलिए संविधान में हर चीज को अच्छे तरीके से लिखा गया, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज को ऐसे छोड़ा नहीं गया है कि कहीं पर भी कल को विवाद हो। जैसे हम बात करें वीटो शक्ति की, तो राष्ट्रपति यथाशीघ्र क्या करेगा, आर्टिकल 111 अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा, विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा। लेकिन यथाशीघ्र को डिफाइन नहीं किया गया कि कितना महीना, 1, 2, 3 महीना, 1 साल। तो इसका फायदा उठाकर राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार मिल जाता है, वीटो शक्ति मिल जाती है। तो संविधान में लूप होल है कि इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, यथाशीघ्र को बताया नहीं गया। इसी तरह यहाँ पे लिख दिया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सेकंड बात करें तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। 53 की बात करें, इसमें गए निर्वाचक मंडल की बात की गई कि निर्वाचक मंडल में कौन होगा। तो इसमें हमें याद रखना है संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो आपको याद रखना है निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें शामिल होगी। 54 में बताया गया है, 55 में बताया गया रीति, यानी ये 54 है, 54 में निर्वाचक मंडल है। 52 में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में संसद के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। 55 में रीति बताएगी कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो गुप्त मतदान होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ऐसा किया जाएगा और प्रत्येक विधायक के मत के मूल्य की गणना की जाएगी और एक सांसद के मत के मूल्य की गणना की जाएगी और वरीयता के आधार पर इनका वोटिंग होगी। इस पर हम विस्तार से राष्ट्रपति के समय चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में अगर हम बात करें, राजस्थान में अगर इन द नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के विधायक के मत का मूल्य कितना है चुनाव में राष्ट्रपति के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो करंट से रिलेटेड हो। यानी पीछे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो करंट से रिलेटेड था, इसलिए 2023 में पूछ लिया गया। ऐसे ही आपको अपडेट रहना है कि आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है जो करंट से रिलेटेड है, तो आपको हर मुद्दे पर ध्यान रखना है। 56 में क्या है, कार्यकाल है। 57 में बताया गया कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जैसे अमेरिका में बात करें तो एक राष्ट्रपति 1951 के बाद 2 बार ही अधिकतम निर्वाचित हो सकता है, उसके बाद में नहीं। डी रूजवेल्ट महोदय 4 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, उसके बाद में यह संशोधन कर दिया गया कि 4 यानी 2 बार से अधिक नहीं चुने जाएंगे। 58 में योग्यता बताई गई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और कोई भी लाभ का पद ना हो। लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र, यानी हम बात करें राज्य की तो राज्य और संघ में कोई मंत्री के पद पर होना और राज्यपाल, ये 4 पद ऐसे होंगे जो लाभ के पद में नहीं माने जाते हैं। 59 में शर्तें हैं। 60 में शपथ है, यानी शपथ किसके सामने लेगा, 60 के अकॉर्डिंग शपथ लेगा सीजे महोदय के सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने, जो कौन है वर्तमान में संजीव खन्ना है। 61 में क्या बताया गया है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 62 में बताया गया कि यथाशीघ्र राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। पहली कंडीशन है कि आज राष्ट्रपति है, 5 साल का कार्यकाल है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपदा आ जाए और राष्ट्रपति पहले मर जाए, त्यागपत्र दे दे या फिर अन्य जो भी कारण हो, तो क्या होगा, तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे। यही कंडीशन उपराष्ट्रपति के लिए भी है। उपराष्ट्रपति में भी क्या होगा, यहाँ पर 6 महीने हैं,
लेकिन यहां पर यथाशीघ्र ही बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि 6 महीने में चुनाव हो गए, नहीं, यहाँ कंडीशन कोई राष्ट्रपति के लिए है तो आपका राष्ट्रपति भी कंप्लीट हो जाता है। आज का हमारा 2016 का आरएस का पेपर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसके साथ ही हमने पैरेलली सभी क्वेश्चनों पर भी विचार कर लिया है। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।